हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो हम सब बहुत बेसब्री से और बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि यूजीसी नेट कब तक डेट अनाउंस करेगा, कब तक हमारे फॉर्म फिल करने की डेट आई है। तो आखिरकार वो इंतजार हमारा खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए आ चुकी है कि यूजीसी नेट ने क्या कर दिया है, फॉर्म की डेट अनाउंस कर दी है। और फॉर्म फॉर्म की डेट आपकी कब तक की शुरू हुई है, आइए इसको पूरा मतलब डिटेल्स नोटिफिकेशन जो आपके लिए है उसको पूरा आपको बताते हैं कि इसमें क्या-क्या कंडीशंस हैं और क्या-क्या नई कंडीशंस जो हैं वो लागू हुई है और किन-किन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नेट के फॉर्म के लिए। देखिए, हमारा क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारा एनटीए जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम कराता है, तो उसने जो नोटिफिकेशन दिया है वो क्या है, देखिए, इंफॉर्मेशन एंड डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए वेबसाइट पर जाकर, जो हमारी ये वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in, इस पर जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी डेट कब से शुरू हो गई है, 16 अप्रैल से, यानी हमारे जो फॉर्म भरने की डेट जो है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है, 16 अप्रैल से। और कब तक लास्ट डेट हमारी क्या है, हमारी लास्ट डेट है 7 मई 2025, यानी 7 मई 2025 12 बजे के करीब, 12 बजे पीएम तक आपका क्या होगा, 12 पीएम तक वेबसाइट जो है इसकी बंद कर दी जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि 7 मई से पहले-पहले आप अपना फॉर्म जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। उसके बाद जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी जो यूपीआई पेमेंट, यानी जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट होगा, चाहे हम अपने डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या यूपीआई से, तो हमारा लास्ट डेट कब तक की रहेगी, हमारी 8 मई तक। यानी आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 7 मई और जो आपकी ऑनलाइन फीस पे करने की डेट है वो आपकी है 8 मई 2025 तक। और क्या है आपका, आपका जो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मैंने ही बताया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई मोड, आप कोई कहीं से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसमें करेंगे। और हमारी जो फीस क्या है, सबसे पहला हमारा क्या रहता है, हमारा सबसे पहला सवाल ये रहता है कि किसी फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी फीस है वो कितनी और क्या क्या रहेगी। तो हमारी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है हमारी वो कितनी रहने वाली है, 1150 रुपए। और हमारी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए हमारी फीस कितनी रहने वाली है, 600। उसके बाद हमारा जो एससी है, जो पीडब्ल्यूडी है या एसटी वगैरह जो है अदर कास्ट के, उनका उनके लिए फीस कितनी रहने वाली है, हमारी 325 रुपए। यानी सबसे ज्यादा जो 1150 है वो जनरल की है और ओबीसी वगैरह के लिए है 600, और बाकी जो हमारी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए हमारी 325 है। तो यहाँ से आपको लास्ट डेट और जो हमारी पेमेंट करने की डेट है वो, और जो हमारी पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी कैटेगरीज वाइज, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, जो हमारी, हाँ, जब हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो हमारी उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। ज्यादातर आप कोशिश ये किया करिए कि फॉर्म को खुद से फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां से हम कैफे वगैरह से कहीं से कराते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे नाम में मिस्टेक कर देते हैं और हम भी इतनी जल्दीबाजी में उसको देख नहीं पाते। जब हम सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पर जब हमारा वहां पर चेक किया जाता है तो वहां पर पता चलता है कि हमारा नाम ही गलत है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब मेरे साथ में जो मेरे साथ ही एक कैंडिडेट थे, तो उनका क्या था, मतलब वो लेडीज थी लेकिन उनका नाम क्या कर दिया, जेंट्स कर दिया। तो इन सारी चीजों से बचने की कोशिश करिए, पूरे फॉर्म को अपने आप से खुद चेक किया करिए कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी। फिर भी आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आपकी करेक्शन डेट कितनी है, आपकी करेक्शन डेट है वो है 9 मई, 9 मई से लेकर 10 मई तक। यानी आपकी जो लास्ट उसकी पेमेंट की डेट है वो आपकी 8 मई है, और उसके बाद जो आपकी करेक्शन की डेट है वो 9 मई से लेकर 10 मई तक है। इसके अंदर आप जो भी अपने नाम में या जो भी एड्रेस में कहीं पर भी आपकी जो मिस्टेक हुई है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जामिनेशन डेट जो 21 जून तक की है, 21 जून से लेकर 30 जून तक। ये क्योंकि सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होता है तो शिफ्ट वाइज को डिवाइड किया जाता है, इसलिए 21 से लेकर 30 जून तक रहेगी, जहां पर क्या होगा, आपको सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम करा दिए जाएंगे। और ये डेट क्या लिखा है, टेंटेटिव है, इसका मतलब ये है आपकी डेट आगे बढ़ सकती है। जैसे कि लास्ट लास्ट ईयर क्या हुआ था, जून का एग्जाम काफी लंबा चला गया था, तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका एग्जाम जून में ही होगा, वो आगे क्या होता है वो तो आपके मतलब जो वहां पे होगा वो हमें पता चल जाएगा और आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा अगर डेट यहाँ पर आगे बढ़ेगी। उसके बाद हमारी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन कितनी रहती है, यानी हमारी टाइमिंग क्या होती है एग्जाम में हमारी टाइमिंग क्या होती है, 180 मिनट।
यानी 180 मिनट्स और 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको क्या करना होता है, अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना होता है। अब इसमें क्या है, नो ब्रेक। जो आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, यानी जो आपका एक तो फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन होता है, सबके लिए होता है जनरल पेपर, और आपका सेकेंड पेपर जो क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है। आप मतलब ये जो पेपर है आपका 3 घंटे का कंटिन्यू दिया जाता है, यानी इसी में आपका फर्स्ट पेपर भी होता है और इसी में आपका सेकेंड पेपर भी होता है। आप चाहे तो सेकेंड पेपर पहले कर लें या चाहे तो आप अपना फर्स्ट पेपर पहले कर लें, लेकिन ये क्या होता है, नो ब्रेक, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं, आपको कंटिन्यू पेपर करना है पूरा। अब जो एग्जाम सेंटर या डेट शिफ्ट है, ये तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उस पर पूरी क्लियर मतलब बता देते हैं कि आपका, और आपके एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आता है ताकि आपको जो भी दूर सेंटर वगैरह हो तो आपको वहाँ वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगता है, तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ये सारी चीजें तो हो गई। जब भी डेट मतलब आगे बढ़ेगी तो वहां पर यहाँ पर आपका अपडेट हम खुद आप अपने चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे कि आगे क्या करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सबसे पहले क्वेश्चन मन में क्या आता है कि फीस कितनी होगी, वो आपको क्लियर हो गई। आपकी लास्ट डेट क्या है वो आपको क्लियर हो गई। आपकी करेक्शन डेट क्या है वो भी सारी क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है। हमारा जो पहले क्या होता था, जो हमारा रिजल्ट अनाउंस होता था वो सिर्फ दो कैटेगरी में, या तो हम क्वालिफाई हैं या हम अनक्वालिफाई हैं, यानी या तो हमारा जेआरएफ है या हमारा सिर्फ नेट है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हमारा रिजल्ट जो है वो 3 कैटेगरी में आता है। 3 कैटेगरी में कैसे आता है, पहले तो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी का रिजल्ट होता है उसमें ये होता है, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी का रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है, उसमें जेआरएफ भी होगा और आपका जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भी होगा। तो इसमें क्या आपका जेआरएफ होगा एस हो जाएगा, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होगा ये भी आपका एस है, और आपका थर्ड जो पीएचडी एडमिशन होगा ये भी आपका एस है। यानी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये तीनों मतलब तीनों उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। और अगर आपका सेकेंड कैटेगरी में रिजल्ट आता है, यानी आपका जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होता है, उसके बाद आपका सेकंड कैटेगरी में रिजल्ट आता है तो आप जेआरएफ नहीं होंगे, नो। फिर आप क्या हो सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अब कर दिया गया है कि आपने अगर पीजी कर रखा है तो आप पीएचडी वाले तो अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन आप भी क्या है वहां पर एलिजिबल होंगे। तो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आप जेआरएफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अगर थर्ड कैटेगरी में रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होगा, आप सिर्फ पीएचडी ओनली, यानी आप सिर्फ पीएचडी का एंट्रेंस देकर उसका एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें जेआरएफ है, नो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, नो। आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं, एस। मतलब आपके पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही रहेगा पीएचडी एडमिशन के लिए। और जब आपका पीएचडी एडमिशन हो जाएगा तो आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, अपना नेट का एग्जाम फिर से दे सकते हैं, और आपकी अगर आपकी एज है उस टाइम पे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मेहनत करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। ये वही दिया हुआ है कि जेआरएफ वाले क्या करेंगे, आप क्या होंगे, पीएचडी भी कर सकते हैं आप, नेट के लिए तो एलिजिबल होंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएंगे कैटेगरी 2 में। ये सारी वही चीजें हैं, आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजीसी नेट जून 2025। इसमें क्या है, यू विल बी कंडक्ट कंप्यूटर, हाँ ये तो आपका कैसा एग्जाम जो होता है वो आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है। इसमें कोई मतलब कोई भी आपसे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है कि ऑफलाइन होगा या कैसा होगा, आपका पेपर जो है वो सिर्फ आपका ऑनलाइन ही होगा। अगर कुछ भी इसके आगे कोई अपडेट या कुछ भी होता है तो वो तो आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट गिवन इन्फॉर्मेशन, ये आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है आप उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, हमारा पैटर्न क्या रहता है, हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या रहता है, उसमें देखते हैं हमारा जो पेपर फर्स्ट रहता है वो हमारा 100 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स का होता है, और हमारा जो सेकेंड पेपर है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है, यानी कुल मिलाकर हमारा 300, 300। ठीक है, हमारे 300 मार्क्स का पेपर होता है, और हमारे 50 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेपर में आते हैं जिनके मार्क्स 100 रहते हैं, और हमारे 100 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में आते हैं जिनके मार्क्स 200 रहते हैं। यानी आपको क्या करना है इसमें, और हाँ इसमें जो मेन पॉइंट है, आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे तो आप नहीं आता है तुक्का मारे या कुछ भी करें, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं। पेपर फर्स्ट में आपका ये सारी चीजें दी है जो भी मैंने आपको बताई है, और आपका ये टाइम रहने वाला है 3 घंटे, यानी 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक। आर
द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से देना पड़ेगा, वही आपका है इसमें। और आपकी जो वेबसाइट है, आपको सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे जाकर, क्योंकि कहते हैं किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। जब हमें पूरा सिलेबस पता होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और आपका जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है उसमें आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट पेपर में आपकी कितनी यूनिट रहने वाली हैं, आपकी 10 यूनिट होती हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरेंस, आपकी टीचिंग हो, आपका जो भी रिसर्च वाले होते हैं या लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो भी आपके रहने वाले हैं, या एनवायरनमेंट होता है, हायर एजुकेशन होता है, रिसर्च में भी यूनिट्स है, वो कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है आपके फर्स्ट पेपर को, 10 यूनिट्स में। आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक है वो सब आपके 10 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। और आपका मीडियम कौन सा रहने वाला है, मीडियम आपका क्या रहता है, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश हिंदी, यानी आपका जो मीडियम रहता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। क्या आप फॉर्म चाहे तो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आप दोनों मोड में फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि हम हिंदी मीडियम अप्लाई करते हैं तो हमें वहां पर ऑप्शन उसमें हिंदी में भी क्या हो जाता है, चेंज करने को मिल जाता है, यानी हम उसी लैंग्वेज को, उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ के देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड हमारे टफ होते हैं जिनको हमें समझ में नहीं आता, तो हम उस वजह से क्या करते हैं, जब दोनों मोड में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का। लेकिन अगर हम इंग्लिश मीडियम में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं तो हो सकता है शायद आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आपका दिखे। अब नेक्स्ट क्या है, केयरफुली चूज कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर भी कह रहा है कि आपको बहुत ही केयरफुली इस चीज को देखना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन केस एनी, यहाँ पर वही चीजें हैं सारी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, मेकिंग स्कीम, यानी जो आपका पेपर जब आप देंगे, आप सिलेबस देख लेंगे, उसमें जो आपकी 10 यूनिट्स है उनके क्वेश्चन जो है वो उनका क्या रहने वाला है। टू आंसर क्वेश्चन, ये देखिए, चूज वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, आपका एक क्वेश्चन आपका दिया होगा, वहां पर आपको उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो। और आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, यानी अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपके वहां से नंबर कट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए, ये सिर्फ बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरे सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। इफ अ क्वेश्चन फाउंड टू बी इनकरेक्ट ambiguous has multiple correct answer, only those candidates who have attempt to question to choose and one are the correct answer। ये भी आपका सही है, आप अगर कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो आपके प्लस में हो जाएंगे। ये देखिए, no negative marking, candidates need to choose one most appropriate options as correct answer। यानी आपको फिर भी कोशिश करिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी तुक्का मार मार के चले आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ की मेरिट कितनी हाई रहने वाली है। इस बार दिन ब दिन मेरिट क्या होती है, हाई हाई होती जा रही है। आपको 40% क्या करना है, 40% आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए और वहां पर कितने चाहिए, 60% चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो रहे कि 40% और 60% ले आएंगे तो हम नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको ये तो सिर्फ आपका क्या है, आपका क्वालिफाइंग एरिया है, यानी आपको यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है। उसके आगे जब आप नेट या जेआरएफ के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कुल 6% कितना लिया जाता है, कुल 6%। तो आप खुद देखिए, तो सिर्फ क्वालिफाइंग एरिया है, यानी यहाँ ये क्रॉस लाइन है, आपको यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है। उसके आगे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने हैं। जब आप ज्यादा नंबर लाएंगे तभी तो आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, क्योंकि कहते हैं टफेस्ट जो हमारे टफ एग्जाम है यूपीपीएससी या आईएएस पीसीएस, उसमें ही इसकी गिनती होती है यूजीसी नेट एग्जाम की। आपको पता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी
नेट। अब हमारा जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या है, आप अगर क्या कह रहे हैं आपको, हु हैव सिक्योर्ड लास्ट विदाउट रूटीन मास्टर डिग्री, यानी आपको मास्टर डिग्री में चाहे आपका एमए हो या जो भी आपकी मास्टर डिग्री है उसमें 55% आपको होना चाहिए। अगर आपके 55% से कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे बच्चे जो भी अभी पीजी में हैं तो वो कोशिश करें कि आपको 55 प्लस यानी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। जैसे अभी तक क्या ये पैशन या कुछ भी बोलते चल रहा है कि अरे हम तो एमए कर रहे हैं या कितने भी नंबर आ जाएंगे बस हमें डिग्री चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको डिग्री लेने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कम से कम मिनिमम आपको 55% होना ही चाहिए, तभी आप किसी भी आगे चल के किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और हमारी वेबसाइट आपको पता है क्या है, www.ugc.ac.in। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप देख लेंगे कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से क्या क्या परसेंटेज आएगी आपके यहाँ पे। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, 50% मार्क्स, यानी जो आपके, हाँ, जो आपके कैटेगरीज वाइज होती है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होता है, छूट मिल जाती है। आपकी आपके जो एससी कैंडिडेट्स हैं या जो आपके एससी हैं या जो आपके ओबीसी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं, जो भी थर्ड जेंडर में आते हैं, उनको क्या करना है, उनको 50% मतलब जो आपकी पीजी डिग्री होगी वहां पर 50% चाहिए ही चाहिए। यानी जो आपकी जनरल है वहां पर 55%, और जो आपको अदर कास्ट के हैं उनको क्या करना है, आपको 50%, कुल 5% की यहाँ पर छूट है। तो ज्यादा खुश मत हो, ये कोशिश करिए कि आपके 60% होने ही चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये, हाँ, जो हमारा क्या कहते हैं, आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि चलो ये तो डिग्री की बात होगी कि हमारे कितने परसेंट चाहिए। अब जो परसोइंग बच्चे हैं यानी जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं पीजी डिग्री में, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपने एडमिशन ले लिया है मास्टर डिग्री में, आपको पीजी में एडमिशन मिल गया है, तो आप यूजीसी नेट अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और जिनके भी अभी एडमिशन होने वाले हैं या जिन कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में भी क्या हो रहा है, अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो आपको जैसे ही एडमिशन मिल जाता है आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ या तो आपका हो गया, हाँ, ये देखिए 55% और 50% ये जो हमारी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। कैंडिडेट्स थर्ड कैटेगरी ये भी आपका हो गया, एससी ओबीसी, ये देखिए 55% और 50% ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसमें क्या है, द कैंडिडेट्स हैविंग पास एट 4 ईयर या 8 ईयर सेमेस्टर बैचलर डिग्री। अब जो हमारे कैंडिडेट बैचलर डिग्री में है उनके लिए क्या है, अब वो लास्ट सेमेस्टर में है यानी 4th या 8th जो उनका सेमेस्टर है, अगर वो वहां पर है तो वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो भी यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और आपका क्या है यहाँ पर, should have a minimum of 75% marks aggregate its equivalent grade upon relaxation 5% marks ग्रेड। ये मतलब वही चीजें हैं कि आपको क्या क्या नंबर लाने हैं, आपको यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी। जैसे वहां पर आपको 5% की छूट मिल रही थी वैसे ही यहाँ पर आपको 5% की छूट मिल जाएगी। उसके अलावा देखते हैं क्या हमारा है, वही चीजें हैं सारी, इनको फुल डिटेल्स में आपको क्या करना किया गया है, बार बार समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। मतलब इतनी डिटेल समझाने के बाद, इतना एक एक पॉइंट क्लियर करने के बाद फिर भी हमारे बच्चे जब जाते हैं फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और फोन कर करके पूछते हैं, हाँ भैया बताओ इसमें क्या, मतलब आप खुद देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक एक नोटिफिकेशन आपको बहुत क्लियर ढंग से बता दिया जाता है, एक एक पॉइंट दो दो बार क्लियर किया जा रहा है, फिर भी आपको मिस्टेक होती है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ये देखिए क्वालिफाइंग कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रोफेसर एज लिमिट। हाँ, अब हमारा मतलब हमारा 3-4 क्वेश्चन थे जो हमारे बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गए कि फॉर्म की डेट कब से है और कब लास्ट डेट है, करेक्शन डेट क्या है, और हमारा एलिजिबिलिटी एरिया क्या रहने वाला है, हमारे पेपर क्या रहने वाला है, कितने नंबर रहने वाले हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि एज लिमिट कितनी रहनी चाहिए। तो हमारे जो जेआरएफ कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 30 ईयर होनी चाहिए, यानी आप 30 साल के हैं। तो अगर आप 30 साल से एक दिन भी ज्यादा है, एक महीना भी ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर उसका कुछ नहीं होने वाला, यानी आपको 30 साल
होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और डेट आपको दे रखी है 1/6/2025 तक। अब देखिए रिलैक्सेशन जो 5 यानी 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो इनके लिए है, वो हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं या हमारे जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के जो भी हैं उनको क्या किया जाता है, 5 ईयर का आपको क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट देते हैं हमारा, वही सारी चीजें हैं, इनको फुल डिटेल्स में क्या कर दिया गया है आपके लिए बता दिया गया। रिलैक्सेशन विल बी परमिसिबल एलएलएम डिग्री, ये सब आपको 5 ईयर का क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब हाँ, जो ये तो हमारा किसके लिए हो गई, ये हमारी जेआरएफ के लिए हो गई। जो हमारी एज वाली ये बात थी, ये किसके लिए हो गई, हमारे जेआरएफ के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी जो हमारा नेट है, सिर्फ हमारा क्या क्वालिफाई होना चाहिए, नेट। तो नेट के लिए हमारी क्या है, नो अपर एज लिमिट, यानी आप नेट क्वालिफाई किसी भी एज में कर सकते हैं। आप 30+ है, 40+ है, 50+ है, आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। एडमिशन टू पीएचडी, अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, देयर इज नो अपर एज लिमिट अप्लाई फॉर यूजीसी नेट एडमिशन पीएचडी, यानी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू पीएचडी के लिए आपको क्या करना है, नो एज लिमिट है, आप किसी भी एज में इसको क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे जेआरएफ वालों के लिए क्या है, 30 ईयर ही एलिजिबल, मतलब 30 ईयर के हैं तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, जिनके लिए लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है या जिनकी एज कंप्लीट होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जून में अपना जो एग्जाम है वो उसको क्वालिफाई कर लें। अगर इसमें आगे भी कुछ चेंजेस होते हैं या डेट के लिए कुछ भी अपडेट किया जाता है तो हम आपको अपने बीटीएस क्लास में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे बीटीएस क्लासेस के साथ और आज से अभी से अपने यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में जाने का एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है, जहाँ की एक कहते नहीं, एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी उभर कर सामने आएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमारी टीम को सपोर्ट करते रहिए और अपना